खुद आएंगी और फिर आरती उतार के हमारी फिर ले जाएंगे। इतना अच्छा साधना आप लोग कर रहे हैं, फिर चलो हमारे साथ सीधा भगवत धाम। 30 40 50 कहाँ आ जाएंगे? ऐसा थोड़ी हो पाएगी। वैसे भी कुछ लोग को, अभी कुछ लोगों का वो पूरी यात्रा के कारण भी कम हुआ होगा, बट फिर भी अ, उसके पहले भी तो वैसा कोई ठीक ठाक वाली बात तो नहीं है। अभी वैसा सर्दी लगभग खत्म होने जा रही है, तो वापस सुबह उठना, मंगल आरती में आना, ये सारा शुरू करनी चाहिए। इवन ब्रह्मोत्सव के समय पर भी बिल्कुल कोई दिखाई नहीं देता है। तो बर्थडे मनाए तो भगवान अपने अपना आप केक काट ले। अभी सभी लोग वापस आना शुरू करो मंगल आरती में। सर्दी तो खत्म हो गई है, कर दो में मतलब कम हो गई है। हम्म, इतना सर्दी नहीं रहा जो कि दिसंबर जनवरी शुरुआत में जैसा होता है। अभी फरवरी आ चुका है, तो चांद रात से भी हो चुका है। तो कम से कम अभी चालू करे। मंगल आरती में आना है, फिर स्वयं की अपनी साधना भी करना। वैसे मैराथन में तो सभी को छूट दिया गया था, बट वो छूट का भी समय खत्म हो गया। ठीक है। कैसे तैसे अभी आप लोगों ने लगभग कितना 10,500 11,000 गीता आप लोगों ने बांटा है। दैट इज ऑफ कोर्स वेल बिहाइंड द टारगेट। हमारे टारगेट से बहुत पीछे तो है, बट फिर भी आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। बट अभी मैराथन खत्म हो गया, तो अभी हम्म, वापस जग जाइए एंड पुनः शुरू करें अपनी साधना को। वैसा अक्सर हम देखते हैं कि जो ईयर की जो फर्स्ट हाफ जो होता है, वो थोड़ा सा अ, समय मिल जाता है डिवोटीज को साधना करने के लिए वगैरह, बिकॉज इतना सारा एक्टिविटीज एंगेजमेंट्स वगैरह कम ही रहते हैं। फेस्टिवल्स अगर रहते भी है, सिंपल फेस्टिवल्स ही रहते हैं। बट ईयर की जो सेकंड हाफ है, सेकंड हाफ में बहुत एंगेजमेंट रहता है। वर्ल्ड हुननेम वीक हो कहो, जन्माष्टमी का हो, कार्तिक का हो, या नहीं तो मैराथन, इस प्रकार से भाग भद्र पूर्णिमा, ये सारा कुछ जो है सेकंड हाफ में ही आते हैं। तो सेकंड हाफ बहुत बिजी बिजी चलता है। उस समय थोड़ा बहुत साधन इधर उधर होता है। तो अभी जो फर्स्ट हाफ है, अब उत्तरायण काल है, पुण्यकाल है। पुण्यकाल में माला करो, ज्यादा ज्यादा पढ़ाई करो, ज्यादा श्रवण करो, साधु संग करो, मंगल आरती में आओ। हम्म।
तो डोंट कॉम्प्रोमाइज, बस ये मुझे कहना था। और एक और बात कहना था कि जो हमारे जो काउंसलिंग कैंप जो होगा इस साल, पुनः वही गुड फ्राइडे का ही समय पर होगा। April 3, 4, 5। April 3, 4, 5, गुड फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हम सभी गुड फ्राइडे मनाएंगे। हमारा फ्राइडे नहीं, सैटरडे संडे भी गुड हो जाएगी। फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऐसा 3 दिन काउंसलिंग कैंप होगा। ये पता नहीं कहाँ करेंगे, वो बताएंगे। बट डेट्स तो आप लोग मार्क करके रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़े, आसपास में कहीं कुछ होगा। एक तो वो हम्म, एंड दूसरा जो मैंने कहा भी था कि मंथली सेमिनार शुरू करेंगे, तो इस महीने से शुरू करेंगे, फरवरी से। फरवरी में मोस्टली 10th, 11th, 12th, ये 3 दिन का मंथली सेमिनार रखेंगे। ये 3 दिन जो है, पता नहीं 3 दिन ये इधर, दो टॉपिक्स पे हम सोच रहे थे कि इधर अम, चैतन्य चरितमृत होगा, या नहीं तो 10 नाम अपराध होगा, 10 ऑफेंसेस। इन दोनों में से कोई एक टॉपिक रहेगा सेमिनार। तो वैसे ये 10, 11, 12th रहेगा फरवरी में। तो ये ऑब्वियसली सभी के लिए कॉमन रहेंगे। जैसा मैंने कहा था कि ये कंपनसेशन है, जो जो क्लासेस मैं नहीं ले रहा हूँ, उन क्लासेस की कंपनसेशन में हम ये सेमिनार ले रहे हैं। 10, 11, 12 वैसा। तो ये दो टाइम लाइन्स है। ओके। टाइमिंग तो सेम ही रहेगा। हम जैसा करते हैं 7:30 to 9, ऐसे ही रहेगा। इवनिंग्स। वीकेंड्स पे तो सभी प्रीचिंग प्रोग्राम्स में व्यस्त रहते हैं, तो इसलिए वीकडेज पे जो हम गीता भागवतम की टाइमिंग्स पे ही रख रहे हैं ये चीज। एंड सेम ही टाइमिंग 7:30 to 9 इवनिंग्स को। ओके। तो आज अच्छा टॉपिक है। वैसे तो सारे टॉपिक अच्छे ही होते हैं, एंड आज और भी अच्छा टॉपिक। सेमिनार, सेमिनार ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों ही है ऑब्वियसली। जो जो प्रत्यक्ष प्रकट हो सकते हैं अच्छी बात है, जो नहीं हो सकते फिर परोक्ष रूप से अटेंड करेंगे ऑनलाइन। जो ऑफलाइन आ सकते हैं तो स्वागत है। अगर आप
पहले से पता चलेगा तो फिर प्रसादन का भी देखेंगे, बट वैसा तो कोई आएगा नहीं। ओके। हाँ तो आज की टॉपिक जो है शिल प्रभुपाद जी का पुस्तक बुक रीडिंग पे है। मस्ट रीड ऑल द बुक्स बाय शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई सारे पुस्तकों का निश्चित रूप से सभी को अध्ययन एक बार नहीं बारंबार करना चाहिए। बारंबार करना चाहिए इसके संबंध में। तो एक प्रकार से शिल प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन ये हमारा पूरा भक्तिमय जीवन के एक प्रकार का बैकबोन है। बैकबोन है। जिस प्रकार से बैकबोन खराब होने पर व्यक्ति कोई काम करने नहीं लायक नहीं रह जाता, एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही यदि कोई शिल प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करना वो कॉम्प्रोमाइज करता है, देन फिर उनकी भक्ति का रीढ़ की हड्डी जो है वो फूटने लगता है, एंड फिर उसकी वजह से उनका पूरा भक्तिमय जीवन जो है वो कॉम्प्रोमाइज होने लगता है। एंड दैट इज द रीजन शिल प्रभुपाद की पुस्तकें ना पढ़ने के लिए कोई भी कारण वैलिड नहीं है। हम्म, कोई भी कारण वैलिड नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे पास सेवा ज्यादा है, मेरी साधना मतलब मेरे को ये करना था, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, मेरे कंपनी में ज्यादा हेक्टिक है, ये है वो है करके। सो ऑल ऑफ दीज रीजंस आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ये सारे रीजन जो है इनवैलिड रीजंस है। किसी भी हालात में व्यक्ति को श्रील प्रभुपाद जी को पुस्तकें पढ़नी ही चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़नी इधर में नहीं लेते, इधर खाली था। इधर उधर खाली है। ये चल रही वाली लाइन इधर खड़ी है, पड़ी है। अरे चाहिए। एंड वैसा तो जब हम प्रभुपाद जी की पुस्तक अध्ययन के संबंध में हम बता रहे हैं, ये तो वैसा कंपल्शन नहीं किया या वैसा दबाव नहीं है कि रोज कंप्लीट करना ही है करके। कम से कम हफ्ते का टारगेट रख के हफ्ते में तो कंप्लीट करनी चाहिए। वैसे तो एक पुस्तक सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने लिखा है, रिफॉर्मिंग रिफॉर्म रीडिंग करके एक पुस्तक एक आर्टिकल या लिखा है सतस्वरूप महाराज ने। तो उसमें बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की कहने के अनुसार जिस प्रकार से 16 माला नाम जप करना अनिवार्य है, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का पुस्तकों का अध्ययन करना भी उतने ही अनिवार्य है। जिस प्रकार से हम 16 माला पूरा किए बिना हम रात को सोते नहीं हैं, हम सोने के पहले इंश्योर करते ही है ना, हमारे 16 माला हो जाए तब जाकर ही हम सोने जाते हैं। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही हमारा जो नियमित शिल प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन जो है वो भी पूरा करके ही सोना है करके सतसुर महाराज तो वैसा कहते। उस प्रकार के नियम व्यक्ति अपने जीवन में बना लेना चाहिए, जिसे वो रात को सोने के पहले किसी भी हालात में उनको वो नियमित पठन जो है वो पूरा करके ही उन्हें सोना है करके। जिस प्रकार से जितना वही कि अम, अ, कोई भक्त ऐसे सीनियर भक्त पूछ रहे थे कि पता नहीं चलता है क्यों डिवोटीज जप को तो इतना सीरियसली लेते हैं, रीडिंग को क्यों नहीं लेते हैं।
जबकि इतना सीरियसली लेते हैं, चाहे मतलब ऐसे सीरियसली लेते हैं किसी भी हालात में, मतलब कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, वो अपना 16 माला करेगा ही करेगा। बट रीडिंग के लिए उस प्रकार से नहीं करता। श्री प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन के लिए उस प्रकार से, उस प्रकार का एक नियम अपने ऊपर नहीं डालता है। हम्म, हम अगर मन को ऑप्शन देकर छोड़ दे कि ठीक है, देखिए मन के साथ हमेशा सब्जेक्टिविटी देने पर ना मन आपको घुमाएगी। अगर मन के पास एक ऑप्शन दे देंगे आप, ठीक है, अगर हो सके तो करो, नहीं हो सके तो मत करो करके, देन फिर वो हम मन जो है, देन फिर वो करेगा ही नहीं। वो हमेशा कुछ ना कुछ बहाना ढूंढेगा ही ढूंढेगा। इसलिए जनरली मन के साथ डील, खास करके हमारी जो बद्ध अवस्था में, साधक अवस्था में, मन के साथ डील करने का यही तरीका है, मन को ऑप्शन ही ना दे। हम्म, मन को ऑप्शन ही ना दे। हम्म, अगर मन को ऑप्शन देंगे, कल सुबह मैं उठ जाऊंगा तो मंगल आरती जाऊंगा, नहीं उठूंगा तो नहीं जाऊंगा, तो बताओ जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। हम्म, समय मिला तो मैं पुस्तक पढ़ूंगा, समय नहीं मिला तो नहीं पढ़ूंगा। पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा? नहीं पढ़ूंगा ना। हम्म, छुट्टी मिला तो यात्रा में जाऊंगा, छुट्टी नहीं मिला तो नहीं जाऊंगा। यात्रा पे जाऊंगा या नहीं? नहीं जाऊंगा। तो उस प्रकार से यदि मन को ऑप्शन दिया जाए तो देन फिर वो हमेशा खेलेगा ही खेलेगा। मन के साथ डील करने का यही तरीका है कि मन को ऑप्शन ही ना दे। मन को बस डिक्टेट करना पड़ेगा कि तुम्हें करना ही है, तुम्हें करना ही है करके। वो डिक्टेशन ही, वही लैंग्वेज मन जानती है। दूसरा भाषा में आप बोलेंगे ना, वो मन समझता ही नहीं है। दूसरा भाषा मन समझता ही नहीं है। उस प्रकार की लैंग्वेज मन के साथ हमें यूज ही नहीं करना है ना। तो उस प्रकार से, इसलिए सतस्वरूप महाराज जी इस प्रकार से बता रहे थे कि मतलब किसी भी हालत में, अगर फिर भी, अगर व्यक्ति को सेवाओं की तौर पर देखा जाए, बाकी अन्य चीजों को दृष्टि में रखते हुए अगर देखा जाए तो, अगर कम से कम हफ्ते में तो व्यक्ति के ऊपर एक टारगेट होनी चाहिए। हफ्ते के लिए तो कम से कम एक व्यक्ति के ऊपर टारगेट होनी चाहिए, मुझे इतना घंटा तो मुझे कंप्लीट करना ही है करके। अन्यथा नहीं होगा। अन्यथा नहीं होगा। मैं भी जनरली, मतलब ठीक है, वैसा अच्छा सुझाव तो नहीं है। बट फिर भी मैं जैसा करता हूँ कि कभी मुझे मान लो कि पूरे दिन भर कुछ समय नहीं मिला, बिल्कुल कुछ भी नहीं पड़ा, तो फिर मैं क्या करता हूँ, रात को जब बिस्तर पे जाता हूँ तो मोबाइल में खोल लेता हूँ। मोबाइल में खोल कर देन 5-10 श्लोकाएं पढ़कर फिर सो जाता हूँ। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि देन फिर कोई भी दिन बिल्कुल प्रभुपाद की पुस्तकों को छुए बिना नहीं जा रहे। कई बार होता है ना, बिल्कुल छुआ भी नहीं हमने उस दिन, प्रभुपाद की पुस्तकों को छुआ ही नहीं। फिर उसकी मतलब ऐसा करने पर क्या हुआ कि क्या, फिर प्रभुपाद जी को पुस्तकों को कभी छुए बिना मेरा दिन नहीं निकल रहे। तो फिर हो जा रहे, ठीक है, कम से कम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाए थे, कम से कम 5-6 श्लोक पढ़ लिया, हो गया, ठीक है। एंड वैसे तो नींद भी अच्छा आता है।
नींद भी अच्छा आता है। तो उस प्रकार से पढ़ना चाहिए। चलो, प्रोपा जी कहते हैं एक जगह पर, दोज हु डोंट टेस्ट ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर स्पिरिचुअली वीकन एंड फॉल डाउन, without tasting the pastimes of Lord Chaitanya and Krishna, we may fall from devotional service। जो मतलब ऐसा दिव्य ग्रंथों का अध्ययन नहीं करता है, वो आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो होकर उनकी पतन हो जाता है। जो दिव्य ग्रंथों का पठन नहीं करता है, वो आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो होकर उनकी पतन हो जाता है। एंड एग्जैक्टली ये शिल प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन जो है, उसी प्रकार से काम करेगी जिस प्रकार से अ, अनाज हमारा शरीर के लिए काम करता है। जिस प्रकार से ग्रेन्स नहीं लेने पर हमारा पूरा शरीर कमजोर हो जाता है ना, कमजोर होकर कोई काम करने लायक हम नहीं रह जाते हैं। उसी प्रकार से यदि कोई श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें अगर लंबा समय तक अगर वो अध्ययन नहीं करता है, देन फिर वो कमजोर पड़ता जाता है, पड़ता जाता है, पड़ता जाता है, फिर फाइनली वो बेचारे वो उनकी पतन हो जाता है। हम्म, पतन हो जाता है। देखिए, जब व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पे वो कमजोर पड़ने लगता है, देन फिर उनके अंदर जो फाइट करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाता है। फाइट करने की, लड़ने की जो क्षमता है, जो फाइटिंग स्पिरिट है, वो खत्म हो जाए। फाइटिंग स्पिरिट मतलब भक्तों के साथ लड़ाई वाली फाइटिंग स्पिरिट नहीं कह रहा हूं मैं। हम्म, वो तो वैसे ही हम अच्छा से करते हैं, बट वो भक्तों से साथ लड़ने वाली नहीं, वो माया के साथ लड़ने वाली फाइटिंग स्पिरिट में बता रहा हूँ। माया के साथ लड़ने वाली जो फाइटिंग स्पिरिट है, वो कमजोर हो जाता है। वो कमजोर हो जाते हैं, देन फिर वो कमजोर पड़ने पर देन फिर व्यक्ति माया को सरेंडर करने लग जाता है, छोटे छोटे बातों पे माया को सरेंडर करने लगता है। एंड समस्या ये होता है ना, अगर एक आध बार आपने माया के सामने सिर झुका दिया, देन तीसरी बार आप झुकाएंगे ही, बिकॉज आप कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, तो फिर तीसरी बार आप सिर झुकाएंगे ही झुकाएंगे। एंड चौथी बार और पांचवी बार के विषय में तो कहना ही क्या। हम्म, माया के सामने सिर झुकाना मतलब सिंपल चीज है कि मान लीजिए कि कोई भी कि एक चीज, मान एक पदार्थ नहीं खाना था, नहीं खाने वाली चीज है, या बट फिर भी आपकी अंदर से इच्छाएं नहीं खाने 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 खाने, और आपके अंदर वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं है अपने आप को रोकने का, जिस कारण आप आगे बढ़कर खा लिया। तो एक बार खा लिया तो फिर दूसरी बार जब कोई आता है आपसे पूछने, प्रभु जी खाएंगे क्या करके, देन आप पूछेंगे भी नहीं किसने बनाया, कहाँ से भोग लगा या नहीं, तो उठाकर खाने लग जाएंगे। हम्म, फिर तीसरी बार और खाने लग जाएंगे। तो उस प्रकार से तो वैसा होने लग जाएगी। तो तो ये अंदर से कमजोर पड़ने की ये कारण होता है। तो उसी प्रकार से कोई भी इंद्रिय की कार्यों को हम नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, अगर व्यक्ति अंदर से कमजोर पड़ेगा। तो ये अंदर से कमजोर तब पड़ता है जब व्यक्ति प्रभुपाद जी को पुस्तकों का अध्ययन पर्याप्त मात्रा में नहीं करता है। एंड
एंड एक पॉइंट ये भी कहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करना ये कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये प्रभुपाद जी का कमांड है, आदेश है, इंस्ट्रक्शन है। हम्म ये आपसे रिक्वेस्ट नहीं किया जा रहा है यदि समय मिला तो कर लेना। हम्म नहीं, रादर इट इज अ कमांड बाय प्रभुपाद। तो इसलिए कि जब कमांड आता है, जब इंस्ट्रक्शन आता है, तो इंस्ट्रक्शन को पालन करना ही है। तो इंस्ट्रक्शन को पालन नहीं करना मतलब वो गुरु अवज्ञा ही तो हुआ ना, फिर सीधा सीधा। अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करना मतलब वो पूरा गुरु अवज्ञा हो गया। एंड गुरु अवज्ञा मतलब वो तो नाम अपराध हो गया। नाम अपराध होने पर तो फिर नाम के प्रति भी हमारा संबंध टूट जाएगी। हम्म, तो इस प्रकार से बहुत नुकसान होगा। इसलिए शिल प्रभुपाद जी इतना जोर देते हैं कि एक जगह पर शिल प्रभुपाद जी ये बात कहते हैं कि ऑल डिवोटीज मस्ट रीड माई बुक्स, अदरवाइज दे विल ओनली ईट स्लीप एंड फॉल। मेरे सभी भक्तों को मेरी सारे शास्त्रों का, मेरे सारे पुस्तकों का अच्छा सी अध्ययन करनी चाहिए। यदि अध्ययन नहीं करता है, देन वो केवल खाएगा, पिएगा, सोएगा और गिरेगा। तो यही होने वाली है। यदि प्रभुपाद जी की पुस्तक का अध्ययन ना करे, देन फिर वो धीमे धीमे खाएगा, पिएगा, सोएगा और फिर फाइनली उनके पतन होकर मरेगा। हम्म, आध्यात्मिक रूप से मर जाएगा। हम्म, तो वही है कि हम सेवाएं भी हम कमजोर पढ़कर कमजोर अवस्था में किस हद तक सेवाओं को खींच भी पाएंगे। सेवाएं तो है, बट किस हद तक कमजोर अवस्था में सेवाओं को हम खींच खींच ले जा पाएंगे। ठीक है, एक दिन काम कर लेंगे, 2 दिन मेहनत कर लेंगे, तीसरे दिन तो कमजोर पड़ेंगे ही ना। हम्म, तो फिर दिक्कत होगी। एंड जब हम प्रभुपाद जी पुस्तकों का अध्ययन करने की बात भी कह रहे हैं, तो प्रभुपाद जी का पुस्तकों का अध्ययन ये एक्चुअली तब सबसे ज्यादा फ्रूटफुल है जब आप प्रचार करने के लिए नहीं पढ़ते हो। हम्म, नहीं तो अन्यों को सुनाने के लिए हम पढ़ते जाते हैं। हम्म, बस इस पे मुझे, इस टॉपिक पे, इस थीम पे मुझे प्रवचन देना है। हम्म, हम्म, क्या मतलब कौन सा शब्द उठाना है, फिर क्या करना है, वो ये वो यहाँ से ये पॉइंट उठाया, वहां से वो पॉइंट उठाया, बिल्कुल जबरदस्त ब्यूटीफुल बना दिया सेशन को, फिर प्रेजेंट कर देंगे। हम्म, हाँ, क्योंकि लोगों को सुनाने के लिए ही पढ़ेंगे तो फिर उसकी उतना असर नहीं पड़ेगी जो कि जब आप अपने लिए पढ़ेंगे। मोस्टली हमारा सारे प्रीचर जो है, वो ज्यादा ही दयालु है, बांटने में ही लगे रहते हैं। इतना ही बांटते 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 फिर खुद का ही काली नहीं हो जाएगी। हम्म, तो खुद से पढ़ना भी चाहिए, जो कि हम अपने लिए पढ़ रहे हैं। हम्म, देखिए, शुरुआत में हम पढ़ाई एक दवाई के रूप में करते हैं, फिर उसके बाद वही पढ़ाई जो है एक आस्वादन होता है। अगर हम अपने लिए नहीं पढ़ेंगे तो देन आप रिलिश कब करेंगे ना। जैसे चैतन्य चरितमृत जैसा ग्रंथ या श्रीमद् भागवतम जैसा ग्रंथों को हम रिलिश कब करेंगे, जब खुद के लिए ही नहीं पढ़ेंगे तो। इसलिए हम अ, अपने लिए पढ़ने के लिए भी हमें समय निकालना चाहिए। समय निकालना चाहिए and अपने लिए पढ़नी चाहिए। एंड वही, ये तो है ही ऑब्वियस कि अगर आप अपने लिए पढ़कर आप स्वयं रिलिश करते हो, देन नेचुरल है आप जब प्रवचन देने लगेंगे आप बता पाएंगे। आप उसे बता पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। एंड आप
यू विल बी एबल टू रिलेट टू अदर पीपल। अन्यों के साथ आप रिलेट कर पाएंगे। एंड योर वर्ड्स विल नॉट सिंपली कम आउट ऑफ योर इंटेलेक्ट। केवल बुद्धि से ही शब्द नहीं निकलेंगे। बल्कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, जैसा कहते हैं ना भागवतम में, स्वानुभाव, मतलब अपनी स्वयं की अनुभव भी उसमें जुड़ जाएगी। स्वयं का अनुभव भी उसमें जुड़ जाएगी। उस अनुभव के साथ जब आप बताएंगे, देन फिर लोगों के ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा। एंड ये भी नहीं सोचना है कि जस्ट बिकॉज कोई हमारा लेक्चर को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है करके, या मुझे अच्छा साक्षात्कार हो गया करके भी नहीं सोचना। बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर एक्सटर्नल्स। ये सारा कुछ एक्सटर्नल्स ही है। हम्म, तो उस बिकॉज कई बार ना माया देवी भी किसी न किसी को लगाकर हम्म, आपको कहने के लिए बोलेगी, जाओ जाओ इनको जाकर बोलो कि इनकी लेक्चर बहुत अच्छा है। किसी को उत्साहेगी, माया खुद लगाएगी। माया के एजेंट है। तो वो आएगा, आपको बताएगा प्रभु जी आज पता नहीं प्रभु जी आप, आपको याद है नहीं याद प्रभु जी आपने बहुत अच्छा बोला था। हम्म, सहमे हृदय को छू गया प्रभु जी। तो ऐसा बताएंगे, लोग आकर बोलेंगे। हम्म, बट बात यह है कि दिस आर ऑल एक्सटर्नल, ये सब कुछ बाहर की है। हम्म, अगर सभी लोग आकर कह भी दे, बट स्टिल हमें समझना होगा कि मुझे इसमें नहीं बहना है। अल्टीमेटली वॉट इज योर्स इज वॉट यू प्रैक्टिस। आपका वही चीज है जो कि आप अभ्यास करते हो। जो आप अभ्यास ही नहीं करते हो, देन फिर वो आपका विषय बना ही नहीं। हम्म, है ना। तो उस प्रकार से तो डोंट सिंपली बी कैरीड अवे बाय एनीबॉडीज कमेंट्स और एनीथिंग लाइक दैट। इसलिए डिवोटी शुड कीप एन आई ऑन हिज माइंड। भक्त को हमेशा अपनी मन के ऊपर एक नजर रखनी चाहिए। मन में क्या चल रहे हैं, या मेरी क्या उद्देश्य है। ऑनेस्टली अपने आप को बारंबार परखना पड़ता है। इस प्रकार से परखने पे हमें पता चलेगा कि हम कितना पानी में हैं, कितना नहीं, है ना। बिकॉज इस प्रकार से पता चलने पर ही हम पढ़ाई को हम बहुत गंभीरता से लेंगे। And वैसा शुरुआत के दिनों में जब हम भक्ति में हम जुड़ते हैं, शुरुआत के दिनों में अ, ज्यादा श्रवण से हम आगे बढ़ते हैं। एंड फिर उसके बाद पठन से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पठन से आगे बढ़ेंगे। ये बताई गई हैं। मतलब वैसा तो अगर प्रॉपरली बताई जाए तो कनिष्ठ से मध्यम तक की जो जर्नी है वो श्रवण के साथ होता है। ज्यादा ज्यादा साधु संग और साधुओं से श्रवण करने की माध्यम से होता है। एंड मध्यम से उत्तम अधिकारी की जो जर्नी है वो पठन से होता है, सिस्टमैटिक रीडिंग से होता है।
तो इसलिए अगर वो उस प्रकार की रीडिंग करने की, अध्ययन करने की आदत नहीं है, कल्टीवेशन नहीं है, देन फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे मैं कई लोगों को सुना था कि जैसा इवन परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज जी, हम्म, ध्यान से सुनना, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी, वो जब स्वयं पढ़ते हैं, महाराज जी खुद नोट्स बनाते हैं। महाराज जी नोट्स बनाते हैं, ऐसे नहीं भावुक होकर पढ़े जा रहे हैं। है तो महाराज जी रसिक भक्त है। महाराज जी नोट्स बनाते, लिखते हैं। एंड उसी नोट से फिर आगे जाकर प्रवचन देने के लिए यूज करते हैं। उसी नोट से फिर हम्म, सारा याद करना, सीखना, वो सारा चीजें उससे करते हैं। एंड फिर आगे प्रवचन के लिए भी वो यूज करते हैं। एंड कई सारे सीनियर डिवोटी से मैंने मतलब के विषय में मुझे पता चला कि वे सभी नोट्स बना रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते हैं। प्रॉपर नोट्स बना, जैसे मैंने इनके विषय में सुंदर गोपाल प्रभु से पूछा था, वो बता रहे थे कि वो जो भी पढ़ते हो उसके साथ प्रेजेंटेशन बना लेते हो। पीपीटी है ना, पीपीटी बना लेते हैं। अगर कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि अभी श्रीमद् भागवतम की फर्स्ट कैंटो की फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, देन उसको पीपीटी बना लिया, पूरा फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर पूरा पीपीटी हो गया। तो इस प्रकार से उनके पास कितने सारे पीपीटी हो गया। वो बता रहे प्रोजी में रोज कम से कम 5 10 स्लाइड बनाए बिना मैं सोता नहीं। वो 5 10 स्लाइड बनाते ही है रोज। बिकॉज एक स्लाइड बनाना मतलब कितना समय लगेगा अभी, एंड फिर उतना कंटेंट भी तो चाहिए होगा, तब जाकर ही तो बनेगा। एंड और भी गौरांग प्रभु भी है। गौरांग दर्शन प्रभु, वो भी प्रॉपर नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाते हैं, जो भी पढ़ रहे हैं पढ़ने के साथ साथ प्रॉपर नोट्स बनाते हैं। एंड एक बार मुझे उनकी एक नोट्स मिली। वो नोट्स है, मतलब कितना डिटेल नोट्स था। मतलब नोट्स मतलब केवल कोई ऊपर ऊपर से कोई पॉइंट लिख दिया करो, बट बिल्कुल प्रॉपर डिटेल नोट्स था। हम्म, तो आप सोचो कि मतलब ये लोग फिर इतना प्रॉपर स्टडी के साथ, बिकॉज स्टडी मतलब केवल हम लोग क्या करते हैं कि हमने पुस्तक खोल दिया और हम्म, पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, एंड जब तक हम्म, हम कई बार तो थीम भी याद नहीं रहता, थीम ही भूल जाते हैं, कौन सा स्टोरी चल रहे हैं यही भूल जाते हैं। एंड किस सीक्वेंस में चल रहे क्या है, वो सारा चीजें याद नहीं रह पाते। जब इस प्रकार से प्रॉपर स्टडी किया जाता है, देन फिर चीजें याद रहता है, एंड फिर चीजें याद रहने पर तब जाकर ही ये लोग इतने अच्छे 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 प्रचारक बन पाए। चाहे परम राधा मोहन महाराज से लेकर गौरांग दर्शन प्रभु तक के सभी लोग भी इस प्रकार से प्रॉपर स्टडी के साथ नोट्स प्रॉपरली बनाते हुए करने की वजह से, ऐसा स्टडी करने की वजह से इतने इतने अच्छे अच्छे भक्त बन पाए। एंड वैसा कई लोगों को रीडिंग हैबिट्स के विषय में मैंने सुना था कि जैसा जैसे गौरांग प्रभु है, आप लोगों को पता है कितने सारे प्रोजेक्ट्स वो हैंडल करते हैं, चाहे जीईवी से लेकर कितने पोजीशंस में हैं और कितने प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं। एंड वो हर दिन उनकी पढ़ाई कैसे चलता है कि वो हर दिन सुबह मंगला आरती के पहले वो पढ़ लेते हैं। 1 1.5 घंटा पढ़कर फिर मंगला आरती में आते हैं सीधा 4:30 बजे तक। मतलब 2:30 बजे का भी उठ उठ जाते होंगे, फिर 3 से 4:30 पढ़ के
या नहीं तो 3:30 से 4:30 पढ़कर दिन पर आते हैं, ताकि मतलब कभी उनका पढ़ने का जो रूटीन है कभी टूटे ना। हम्म, इस प्रकार के अध्ययन करने की वजह से आप देखिएगा कि वो पूरे चेतन चरितमृत को ऐसा रट लिया है। पूरा चैप्टर के चैप्टर रटा हुआ है। चैप्टर के चैप्टर रटा हुआ है। वो कई बार लगता है कि इंग्लिश या हिंदी में बोलने की वजह पूरा पूरा बंगाली में ही बोले जा रहे, वो श्लोक ही बोले जा रहे, तो उतना ही याद हो जाता है। बिकॉज दे आर प्रैक्टिसिंग, ऐसा कंसिस्टेंटली वो लोग अपने एक समय बनाकर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम्म, हम लोगों को तो वैसे छोटी मोटी सेवा है उन लोगों की तुलना में, बट हम अपनी छोटी मोटी सेवाओं को ही करने में हम अपना साधना को कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे हैं। वो लोग तो कितने हजारों लोगों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एंड इसलिए इतने हजारों लोगों तक वो पहुंच पा रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर पा रहे, बिकॉज वो अपनी साधना और अभ्यास को लेकर कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। उस प्रकार के बिल्कुल अटूट रूप से वो अपनी साधना अभ्यास कर रख रहे हैं, तो इसलिए उनकी बातें उन उतने लोगों तक वो पहुंच पा रहे हैं, फिर उतने लोगों को प्रभाव डाल पा रहे हैं। तो ये सारे बात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सो दैट वी टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल ऑफ दीज पर्सनालिटीज, इन सभी लोगों से, बिकॉज ये सभी लोगों को तो हम हम्म, अपने दैनिक दैनिक वैसा हम सभी लोग जानते हैं and फिर नॉन पर्सनालिटीज है। तो ऐसा पढ़ते हैं। एंड हमारे गुरु महाराज जी तो क्या कहा जाए, महाराज को जब भी समय मिले ना पुस्तक लेकर बैठ जाते हैं, जब भी समय मिले। एक समय पे तो पंढरपुर में था, अब बीएसएस कैंप चल रहे, तो महाराज से पूछा, महाराज जी आज दोपहर की लेक्चर आप दे दीजिए। हाँ ठीक है, मैं दे देता हूँ। उस दिन एकादशी था। फिर थोड़ी देर बाद क्लास की टाइम हुआ, फिर बुलाने गया। तो मैंने कहा, महाराज जी आप क्लास की टाइम हो गया, आप लेक्चर देने चलिए। फिर महाराज ने कहा कि आज एकादशी ना, आज मेरा रीडिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। आज एकादशी मेरा रीडिंग मतलब वो लोग सोचे कि वैदिक भक्तों की तरह वो कह रहे कि मेरा रीडिंग कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा रीडिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या आप मेरे लेक्चर बाद में कर सकते हो? तो हम क्या कहेंगे? ठीक है। बट मैं लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेन तो ये बात है कि हाउ कॉन्शियस दे आर, कितना सचेत है अपनी रीडिंग को लेकर। एंड एंड कई बार हमारी जब कोर मीटिंग्स होता है गुरु महाराज जी के साथ, जो जो सारे आरएसएस है, पांच महाराज जी के अंडर 5 जोन्स है ना, 5 जोन की जब आरएसएस की मीटिंग जब गुरु महाराज का, then फिर गुरु महाराज जी फिर अपनी अपनी कई बातें शेयर करते हैं। तो महाराज जी कई बार बताते हैं कि आप लोग मुझे पढ़ने नहीं देते हो, पढ़ने देते हो, मुझे मैनेजमेंट कम करना चाहिए था। मुझे इतने एंगेज कर रखे हैं आप लोगों ने कि मेरे पास समय नहीं मिलता। देखो, एक प्रोग्राम के बाद एक प्रोग्राम, एक प्रोग्राम के बाद एक प्रोग्राम, इतने सारे प्रोग्राम, मुझे पढ़ने ही समय नहीं मिलता। मुझे पढ़ना है, हम्म, मुझे पुस्तक लिखना है करके। उन लोगों की इंटरेस्ट वहां पर है। क्योंकि हम लोगों के लिए तो हम्म, पूरा जब महाराज जी कहीं पर आते हैं, या हम लोग को पूरा साल भर में एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हमें लगता है। बट महाराज जी के लिए तो हर दिन ही किसी न किसी को वैसे ही अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ना। तो महाराज जी के लिए हर दिन ही वैसा प्रोग्राम, हमें हमें तो लगता है कि बस आज पूरा साल भर तो एक ही बार तो महाराज जी यहाँ आए हैं, तो थोड़ा सा थोड़ी देर और रुक कर चले जाए। बट महाराज जी के दिनचर्या में तो हर दिन ही इस प्रकार से फेस करना पड़ता है।
उस प्रकार से वो लोग बहुत कॉन्शियस है अपनी पठन को लेकर और अपनी साधना को लेकर। वैसे ही हमें भी बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए। एंड मैंने देखा कि कई बार मैं महाराज जी के साथ जब ट्रैवल करता हूँ, गुरु महाराज जी के साथ, महाराज जी ऑब्वियसली सामने बैठते हैं, उनमें ठीक महाराज जी का सीट के पीछे बैठता हूँ। एंड क्योंकि मैं ठीक पीछे इसलिए बैठता हूँ बिकॉज महाराज जी को बीच बीच में कुछ, महाराज सडनली कुछ याद आता है, अच्छा वो बताओ वो जीवन में क्या चल रहा है। हम्म, तो फिर मुझे बताना पड़ता है कुछ, वहां पर उनका क्या चल रहा है, कृष्ण बंधु का क्या चल रहा है बताओ, उनका उसमें क्या कहा, तो वो सारा फिर बताना पड़ता है, फिर पीछे बैठता हूँ। देन फिर मैं देखता हूँ कि महाराज हमेशा मेन कार्य जो गाड़ी में बैठकर, जो कार में बैठकर करते हैं, वो है पढ़ाई करते हैं। हमेशा महाराज जी, आप देखो कि जब भी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, महाराज जी अपने सर्वेंट को एक पुस्तक जो है बाहर रखने के लिए देते हैं। एंड वो पुस्तक महाराज जी लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जब भी समय मिले पढ़ते रहते हैं। तो वैसा वे लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं इस प्रकार से पढ़ने के लिए वगैरह। एक बार पहले भी शायद मैंने आप लोगों को बताया था। गुरु महाराज जी इन हम पूरा दिन भर गुरु महाराज जी के साथ ही थे। हम यहाँ से दिल्ली से निकलकर हम पंढरपुर व्यास पूजा में ही जाना था। बट कुछ दिन हमें बीड में रुककर वहाँ कुछ प्रोग्राम वोग्राम करके देन फिर वहाँ से हमें पंढरपुर जाना था। तो उस प्रकार से फिर यहाँ से निकलकर हमें बीड जाना था, उसको कोई सीधा रास्ता तो नहीं है। फिर यहाँ पर भी महाराज जी पहले पंजाब विभाग गए थे, पंजाब बाग में प्रोग्राम किया, फिर वहाँ से एयरपोर्ट आया। फिर एयरपोर्ट से फिर वहाँ पर अहमद नगर, शंबाजी नगर वगैरह कुछ हुआ ना अभी। तो वहां पर हम उतरे थे। देन फिर वहां से 3-4 घंटे की रास्ता था, शाम को हम, शाम हो गया था वहां शंबाजी नगर में उतरते उतरते, 5-6 बज गया था। फिर वहां पर एयरपोर्ट में प्रवचन दिया, प्रवचन देने के बाद फिर महाराज गाड़ी में बैठा, फिर डिनर गाड़ी में लेकर देन फिर फाइनली रात लगभग 11-12 फोन बज गया था, हम भीड़ में किसी के घर पे जहाँ रुकना था वहां पहुंचते पहुंचते। उस दिन महाराज के साथ और कोई सर्वेंट नहीं गया था, मैं ही गया था। हम्म, पूरा वेटिंग लॉन्ज में भी, एयरपोर्ट में भी महाराज जी ने पढ़ाई किया। एंड एयरपोर्ट में अच्छी एयर फ्लाइट में बैठने के बाद महाराज ने पढ़ाई किया। फिर वहां पहुंचने के बाद 11-12 बज गया, तो मैं तो बहुत थक गया था। एंड फिर मैं गाड़ी में ही सो रहा था। बट महाराज जी जप कर रहे, 3-4 घंटे लगातार महाराज जप किया। 5-6 बजे से 10 बजे, 11 बजे तक जप किया। एंड फिर हम तो बहुत थक गए थे, फिर सोने जा रहे थे। फिर मैंने महाराज को टवल ववल सारा कुछ दे दिया और 11:30-12 बज गया। तो फिर मैं सोने चले गया, फिर महाराज ने बेल बजाया। हम्म, फिर मैं रूम के अंदर, मैंने कहा महाराज जी टवल वगैरह मैंने रख दिया, और टॉयलेट किट भी रख दिया, और सारा कुछ मैंने कपड़ा वगैरह भी रख दिया, फिर और क्या चाहिए। अरे ये तो आपने रख दिया, मेरी वो 10th कैंटो भागवत में ना, दे देना। तो मैं, अरे महाराज जी क्या स्टैमिना है कि अभी सुबह से लेकर रात तक इतना भागे दौड़े, और अभी 12 बजे को पहुंच रखे 10th कैंटो पढ़ना है मुझे। तो फिर मैंने नमस्कार कर दिया महाराज जी को, महाराज जी 10th कैंटो दिया, और फिर वापस आकर हम सो गए। तो ऐसा वोरेशियस रीडर है गुरु महाराज जी। महाराज जी
ऐसे ही नहीं, काफी अच्छे हमेशा महाराज जी एक सीखने की बुद्धि रखते हैं। ही इज ऑलवेज वेरी गुड लर्नर। एक स्टूडेंट की तरह ही, मतलब अभी भी 75 ईयर्स उम्र में भी, 75 क्या 76, इसमें भी महाराज जी एक स्टूडेंट की तरह ही जीते हैं। जैसा कि किसी को अच्छा संस्कृत वगैरह आता है ना, और किसी को मतलब हमारे आचार्यों की टीकाओं को समझने का अच्छा बुद्धि है या वैसा है, then महाराज जी कहते मुझे नहीं, इनके साथ कंबाइन स्टडी करना है, इनको बुलाओ, हम दोनों बैठकर पढ़ेंगे। एंड करते भी है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर महाराज जी वृंदावन गोवर्धन चले जाते हैं ना, 3 दिन 5 दिन 1 हफ्ते बाहर रुकते हैं ना, करते क्या है, यही करते हैं। हाँ, महाराज जी अपने शिष्यों को बुलाकर, अपने शिष्यों को बिठाकर उनसे सुनते हैं। जैसे परम सुंदर प्रभु जो है ना, परम सुंदर प्रभु वो महाराज जी का शिष्य है, बट वो संस्कृत वगैरह वो अच्छा से आता है उनको। उनको तो उन्होंने उसी में डिग्री विग्री किया हुआ है। तो उनको बुलाते हैं, उनके साथ महाराज जी बैठकर उन कंबाइन स्टडी करते हैं। उनके साथ कंबाइन स्टडी करते हैं महाराज जी। तो उसी प्रकार से ही कभी वृंदावन चंद्र महाराज जी को बुला लेते हैं। वृंदावन चंद्र महाराज जी को बुलाया, तो महाराज जी बहुत पटु है संस्कृत वगैरह में ना। महाराज जी के साथ बैठकर फिर पढ़ते भागवतम। महाराज जी आप आ जाइए फिर पढ़ते। जैसा हरि पार्षद प्रभु करके आप लोगों ने सुना होगा। हम्म, महाराज जी खुद उनका पीछे पड़कर उनसे समय लेकर महाराज जी अपना सारा स्केड्यूल को एडजस्ट कर देते, ताकि उनको उनके साथ पढ़ना है, उनके साथ मुझे उनके साथ पढ़ना है करके अपने बाकी सारा प्रोग्राम सब कुछ उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे, एंड पढ़ने के लिए उनके साथ बैठकर पढ़ेंगे। उतना रुचि है पढ़ने के प्रति। हम्म, है ना। उस प्रकार से हमारे आचार्यों ने दिखाया कितना शास्त्रों के प्रति रुचि रखनी चाहिए, कितना व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैं गुरु महाराज जी को विषय में बताया, बिकॉज आप लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। हम्म। तो इसलिए ये जो शास्त्र अध्ययन को लाइटली मत लीजिए। महाराज जी स्वयं से भी प्रेरणा लो, फिर अच्छा से अपनी समय निकाल कर, मतलब आप देख ही रहे हैं, इतने सारे बात, इतने सारे संदर्भ जो मैंने बताया, आपने देखा होगा किस प्रकार से महाराज जी हमेशा प्रायोरिटाइज दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं पढ़ने को। एवरी टाइम इज प्रायोरिटाइजिंग बुक रीडिंग, एंड फिर उस पे जोर देकर फिर उसके लिए समय निकाल कर महाराज जी पढ़ रहे हैं। एंड डेफिनेटली आजकल की ये जो वीडियो जमाना वगैरह आने की वजह से वो पढ़ने के प्रति वो बिल्कुल ही ध्यान चले गया। हम्म, पढ़ने के प्रति बिल्कुल ध्यान चले गया। वो पढ़ने की जो कैपेसिटी है वो धीमे बहुत कमजोर पड़ी, बहुत कम हो गया। एक आध घंटा पढ़ लिया तो फिर लगता है कि मतलब अभी हो गया, थक गया। हमें फिर कुछ ब्रेक चाहिए। देखिए चैंटिंग वगैरह तो हम कर लेंगे, बट पढ़ाई न, पढ़ाई क्या है ना, चैंटिंग भेद ध्यान भी आप करते हो तब भी माला आगे बढ़ जाता है ना। बट रीडिंग में ऐसा नहीं है ना, आप ध्यान नहीं रखेंगे देन पेज आगे नहीं बढ़ने वाला। ये तो अलग ही विषय है। चैंटिंग में आप ध्यान नहीं भी लगाते हो, वो ऑटोमेटिक है। हम्म, टक 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 वो चलता है। कई बार 2-3 घंटे के बाद व्यक्ति को याद आता है कि अरे हम भी जप कर रहे हैं। तब तक उनकी 20 माला हो चुका है।
वो एक प्रकार रूटीन हो गया। बस माला हो गया, पलट दिया, यहाँ से काउंटर निकाल दिया, यहाँ पलट दिया काउंटर निकाल, पलट दिया काउंटर। तो वो चलता रहता है, वो ऑटोमेटेड हो गया। बट रीडिंग ऐसा नहीं है ना। अगर आपकी 2 मिनट की, एक क्षण के लिए भी अगर ध्यान इधर हो गया ना, तुरंत वही का वही तुम्हारा गाड़ी रुक जाएगी। तुम्हारा गाड़ी वही का वही रुक जाएगी। हम्म। इसलिए जो रीडिंग में जो आपकी एब्जॉर्प्शन जो होता है, अभी के समय पर हमारी चैंटिंग में उस प्रकार की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। यदि अगर किसी ने रीडिंग कर करके उनको एब्जॉर्ब करना, अपनी माइंड को एंगेज करना अगर सीख जाता है, देन फिर उनकी चैंटिंग भी बहुत बेहतर हो जाता है। चैंटिंग बहुत बेहतर हो जाता है। हम्म, इसलिए चैंटिंग करना बहुत आसान है, बिकॉज उसमें ध्यान लगाना कंपलसरी नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है, मतलब हमारे हिसाब से कंपलसरी नहीं है, ध्यान लगाना चाहिए था। बट हम नहीं भी लगाए तो फिर भी माला तो हो ही जाता है ना। हम्म। हम जैसे 64 माला करते हैं एकादशी पे। वो कितना माला पे ध्यान लगता है? कहीं नहीं लगता है। वैसे ही हम निकाल दे रहे माला। पर जब आपको भागवत पढ़ना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। 4 घंटा पढ़ा मतलब 4 घंटा आप ध्यान इधर उधर हिला नहीं सकते, ऐसा पढ़ना होता है। तो उस प्रकार से ये रीडिंग जो है आपको अपनी माइंड को फोकस करने में बहुत बहुत ट्रेनिंग मिलने वाला है रीडिंग करने के दौरान। इसलिए एक शिवराम स्वामी महाराज जी कहते हैं कि पोटेंट रीडिंग लीड्स टू पोटेंट चैंटिंग। अगर बिल्कुल प्रॉपर रीडिंग अगर कोई करता है, उनकी चैंटिंग भी बहुत जबरदस्त होगी, जबरदस्त होगी, बिकॉज उनको फोकस करना, एब्जॉर्ब करना आ गया रीडिंग करते करते। इसलिए रीडिंग की अभ्यास नहीं छोड़ना है। इसलिए कभी कोई आता है, कहता है प्रभु जी मुझे इतना माला करने के कारण मुझे समय नहीं मिल रहा है। मैं तो कहता हूँ आप चैंटिंग कम करके भी आप पढ़ाई करो पहले। हम्म। अगर रीडिंग के लिए बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है तो आप एक्स्ट्रा राउंड थोड़ा कम ही करो, कोई बात नहीं, बट आप रीडिंग करो। बिकॉज अभी के समय पर हमारे लिए प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बहुत टॉप प्रायोरिटी देकर हमें पढ़नी चाहिए। हम्म। इसलिए प्रयास करो सभी। एंड बाकी और प्रभुपाद जी कोच वगैरह है, फिर बाकी हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है? हम्म। कि जब से मतलब रीडिंग करते हैं ना, तब भी मन बहुत विचलित होता है। कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। तो जो सिस्टमेटिक रीडिंग की जो आप बात कर रहे हैं, इसको कैसे प्रैक्टिस में लाया जाए? कई बार हम चैंटिंग की तरह भी रीडिंग कर देते हैं, बस पढ़ लिए। जैसे टारगेट लिया 10 पेज पढ़ने मुझे डेली के, तो बस पढ़ देते हैं। ओके। ऑफलाइन कोई आए और उनका प्रश्न हम ले लेते हैं। वैसे भी ऑफलाइन कस्टमर्स कम लोग। तो ये पूछ रहे कि रीडिंग भी मैकेनिकल हो जाता है, बस 10 पन्ने पढ़ना है करके हम पढ़कर हम बुक मार्क लगा कर निकल जाते हैं। तो इसमें भी हम्म, इसमें भी यही है कि देखिए इसलिए मैंने बताया ना, जैसा राधा गोविंद महाराज वगैरह जो कर रहे हैं, अगर हम नोट्स बनाएं, ठीक है, आप डिटेल नोट्स ना बनाएं, बट उसको जो भी आप पढ़ रहे हो उसको समराइज करते जाइए अपने नोट्स के अंदर। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप अपनी नोट्स के अंदर समराइज करते जाओगे,
देन फिर वो आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं आपको क्लियर हो जाएगी। यदि आप समराइज नहीं करेंगे ना देन फिर कभी पता नहीं चलेगा। तो समराइज करना बार बार अनिवार्य है। एंड तभी मैं सीनियर डिवोटी को, जैसे मैंने कहा, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे, कोई नोट्स बना रहे हैं, तो, तो इसलिए उनको फॉलो करनी चाहिए हम लोगों को। यस। और किन का प्रश्न है? किसी कोई प्रश्न है तो आप लोग अनम्यूट करके पूछ। हरे कृष्ण बोलना प्रणाम प्रभु जी। हरे हाँ। कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु। हाँ प्रभु जी, रीडिंग का यही मतलब होता है कि कई बार होता है जस्ट उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब जब भी रीड करें तो हमें नोट्स बनाना ही चाहिए ना, ऐसा ये बेटर हम्म। ऑप्शन। जब भी अगर हम रीडिंग कर रहे हैं हम्म। तो हमें नोट्स बनाना चाहिए। हाँ, जब भी क्योंकि कई रीडिंग। बार होता है ना, बस जस्ट साधना कार्ड फिल करना, हमने पढ़ लिया, 10 मिनट पढ़ लिया, आधे घंटे पढ़ लिया, 1 घंटे पढ़ लिया। हम्म। तो जब वैसा भी पढ़े रीडिंग। पर नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स बनाना चाहिए, अच्छा रहेगा। वो नोट्स आपको आगे जाकर काम भी आएगा। कोई भी टॉपिक पे आपको कहीं सेशन भी देना हो, या नहीं तो अपने स्वयं की जरूरत के लिए भी पढ़ना हो, तो ना आपके पास सारा कंटेंट रेडी रहेगा। रेडी रहेगा। अभी वैसा तो इतना सारा कुछ टेक्नोलॉजी आ गया है। ये जैसा वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट वन नोटबुक वगैरह मोबाइल में भी चलता है, वही लैपटॉप में भी चलेगा, सारा सिंक में रख सकते हैं। यहाँ का बनाया हुआ नोट्स वहाँ दिखेगा, वहाँ का बनाया हुआ नोट्स यहाँ दिखेगा। हम्म, सब कुछ तो है ही। देन उसमें पूरा आप अच्छा सा ऑर्गेनाइज कर सकते हो, टॉपिक वाइज, थीम वाइज, बुक वाइज। सारे ऑर्गेनाइज भी किया जा सकता है। तो वैसा बनाना चाहिए नोट्स। तो प्रभु जी नोट्स बनाते हैं प्रोफाइल की जो बुक्स हैं, तो हमें उसका कोई वो मिल सकता है कि हम किस तरह से नोट्स बनाएं, हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए? हम्म। वैसा कैसे नोट्स बनाए जाए, मे भी इसके विषय में ही हम चर्चा कर सकते हैं आगे कभी। हम्म, कैसे नोट्स बनाए जाए। अच्छा कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कैसे? प्रभु जी, मैं बिगिनर हूँ, मुझे भक्ति तो आती नहीं है, तो अभी मुझे प्रैक्टिस अगर करना है तो कौन-सी प्रभुपाद की बुक मेरे लिए सही रहेगी अभी पढ़ना, और उसके लिए मतलब अगर नोट्स मैं बनाऊँ तो आसानी से मुझे समझ भी आए और मैं नोट्स भी बना पाऊँ? हम्म। आप द मैचलेस गिफ्ट करके एक पुस्तक है, वहां से शुरू कर सकते हो। कौन-सी बुक है प्रभु जी? मैचलेस गिफ्ट करके, अनुपम उपहार। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। बट आश्चर्य कि आप यहाँ कैसे आ गए। ओके गुड। हरे कृष्णा। एक्चुअली प्रभु जी, एक ग्रुप है भगवत गीता रीडिंग सेशन करके, वो पता नहीं आया हुआ था, भगवत गीता कोर्स जो 9 डेज का आपने कराया है ना उस पे, और फिर वहां पे चैट बॉक्स में था कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पास ये लिंक आ गया। ओके ओके ओके। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था कि प्रभुपाद की बात हो रही थी और उनकी बुक की भी चर्चा हो रही थी, तो मैं सोच रही थी कि मेरे लिए कौन सा सही रहेगा। थैंक यू प्रभु जी। नथिंग गोस वेस्ट। गुड। ओके। थैंक यू। हरे कृष्णा। कृपा की, गौर प्रेमानंदे।